बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले इस कहानी के बारे में बता दूं कि ये कहानी जो है लेखक ने एक मादा गौरैया के बारे में लिखी है और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुफ्त कार्य करवाने में जरा भी संकोच नहीं करता और अभावों से में गुजर बसर करने वाली जनता जो है मना तो नहीं कर सकती है, क्योंकि आखिर वह उसका राजा है। सामाजिक सरोकारों से युक्त यह कथा राजा और प्रजा के बीच शोषण का ज्ञान करवाता है। एक गौरैया और एक नर गौरा था। तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन गौरैया के मन में ये बात आई कि वह इंसान की तरह टोपी पहनेगी। उसने अपने गौरे से कहा कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मनुष्य कितने सुंदर लगते हैं। नर गौरैया इसका जवाब देते हुए कहा कि क्या खाक सुंदर लगते हैं? कपड़े पहनकर तो आदमी और बदसूरत लगता है। अपनी बदसूरती को वह या अपनी कमी को ढक लेता है। गौरैया ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कपड़े पहनने से आदमी को गर्मी सर्दी की मार, बरसात के मौसम की मार है उससे राहत मिलती है और साथ साथ उसकी हस्ती या औकात का पता चलता है। इसी से इंसान की हैसियत का भेद सामने आता है। न जाने आदमी क्यों अब इस पर जो है गौरा कहता है कि अच्छा खासा शरीर जो है ढककर बदसूरत कर लेता है इंसान। न जाने क्यों हाथ पैर सिर सब ढक लेता है। गौरैया ने नर गौरे से कहा कि आदमी के सिर पर टोपी बहुत अच्छी लगती है। मेरी भी इच्छा टोपी पहनने की है। नर गौरैया ने कहा कि ऐसा जिद मत करो, क्योंकि जो है ये तुम्हें बनाएगा, तुम्हारे लिए बनाएगा कौन। दूसरे ही दिन गौरैया घूरे पे दाना चुगने गई तो उसने घूरे पर एक रुई का फाहा देखा और वो बड़ी खुश हो गई और इस प्रकार वह बारी बारी से एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ती है टोपी बनाने की ओर। तो सबसे पहले वह धुनिया के पास जाती है। धुनिया जो है उससे बोलती है रुई धुनने को और उससे बोलती है मैं तुम्हें वाकई मुआवजा दूंगी और आधा तुम ले लेना आधा मुझे देना। उसके बाद वह धुनिया तैयार हो जाता है उसकी बात पे और रुई धुनने के बाद आधा खुद ले लेता है आधा उसे दे देता है। फिर वह जो है दोनों कोरी के पास जाते हैं कि इससे धागा बना दो। कोरी भी इसी तरह से पहले तो मना करता है, पर आधा उसको मेहनताना मिलने के नाम से खुशी होती है और वह जल्दी से उसका धागा बना देता है और आधा खुद ले लेता है आधा गौरैया को देता है। फिर गौरैया जो है वो बुनकर के पास जाती है। बुनकर भी पहले मना करता है, परंतु उसको उचित मेहनताना मिलने का वादा सुनकर प्रसन्न होता है और तुरंत जो है वो कपड़े बुन देता है। आधा खुद लेता है आधा उसे दे देता है। कपड़े लेकर वह दर्जी के पास जाती है। दर्जी भी मना कर देता है, क्योंकि वह भी राजा का काम करता रहता है तो उसे समय नहीं है और मुफ्त का काम नहीं करना चाहता है। पर गौरैया ने कहा कि मैं मुफ्त का काम नहीं करवाती, तुम मुझे टोपी सिल दो, आधा तुम ले लेना आधा मैं लूँगी। और दर्जी जो है खुश होकर तुरंत जो है उसे एक टोपी सिल देता है और अपनी तरफ से वो 5 खुदने लगा देता है। अब जो है गौरैया को ये लगता है कि वह टोपी पहन के राजा के पास जाएगी, उसे दिखाएगी कि वह उसकी टोपी कितनी सुंदर है और वह टोपी पहन के तुरंत राजा के पास जाती है। फिर राजा जो है वहाँ अपने
टहलुओं से तेल मालिश करवा रहा था। वहाँ जाके उससे पूछती है कि कहती है कि राजा के सिर में टोपी नहीं और मैं टोपी पहनी हूँ। और उसको राजा को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि एक छोटी सी चिड़िया हमें अपमानित कर रही है और इतनी सुंदर टोपी उसे किसने बना के दी। अब एक एक करके सबकी तलब होती है। बाद में यही हल निकलता है कि वह जो है उचित दाम देकर काम करवाई है, इसीलिए उसके लिए इतनी अच्छी सी टोपी दर्जी ने सिल दी है। और इस प्रकार अंत में इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि अगर उचित दाम देकर, उचित मेहनताना देकर किसी से कार्य करवाया जाए तो वह व्यक्ति खुश होकर काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है टोपी। और पाठ जो है एक गौरैया और एक राजा से संबंधित है। एक थी गौरैया और एक था गौरा, नर गौरैया। दोनों एक दूसरे से परम संगी। जहाँ जाते, जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में जा घुसते। यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो पात्र के अनुसार किया गया है। पात्र चूँकि पढ़ा लिखा नहीं है उसके कारण जो है थोड़ा गांव की भाषा, अशुद्ध भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए कि भिनसार यानी कि प्रातःकाल। भिनसार का अर्थ है प्रातःकाल। भिनसार का अर्थ है प्रातःकाल। भिनसार होते ही ये करें कि एक गौरैया थी और एक उसका नर गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम मित्र थे। जहाँ जाते थे वहाँ एक साथ जाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते थे। हाँ, तो जब सवेरा होता, प्रातःकाल होता तो खोते से निकल पड़ते। खोता माने घोंसला। खोते से निकल पड़ते मतलब कि घोंसले से निकल पड़ते। ठीक है, खोते से निकल पड़ते, दाना चुगते और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। झुटपुटा माने हल्की हल्की शाम होने लगती तो वह जो है तुरंत अपने घोंसले में आ जाते। झुटपुटा मतलब थोड़ी शाम होने लगती। झुटपुटा का अर्थ है संध्या काल। झुटपुटा होते ही, संध्या शाम होते ही, मतलब इसमें जो है झुटपुटा का मतलब रोशनी, थोड़ी रोशनी कम होने पर। मतलब शाम को जैसे ही थोड़ी रोशनी कम होती थी, शाम होने लगती थी तो दोनों जो है अपने खोते में आकर घुस जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है। फबना माने शोभित होना, सुंदर लगना। फबता का है सुंदर लगना। ठीक है, तो कितना फबता है, कितना सुंदर लगता है उसके ऊपर ऊन पर कपड़ा यानी ऊन जो है गौरैया जो मतलब कह रही है कि लोग जो है, मनुष्य जो है जब कपड़े पहनते हैं तो कितना ही सुंदर लगता है, जचता है। सुंदर लगना या जचना। तो फबता है उन पर, मतलब गौरैया कह रही है
अपने गौरे से कि जब मनुष्य जो है कपड़ा पहनता है तो उसके ऊपर कितना जचता है, कितना सुंदर लगता है कपड़ा। खाक फपता है, गौरा तपाक से बोला। खाक फपता है मतलब कि क्या, खाक खाक का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यहाँ पे ये होगा कि मतलब बेकार फालतू बात, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फालतू बोला जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं। उसी प्रकार जो है ये बोलचाल की भाषा है। खाक फपता है मतलब कि बेकार मैं ऐसा कह रही हो। गौरा तपाक से बोला, तपाक से यानी झट से। तपाक, तपाक का अर्थ होता है तुरंत या झट से, झट से या तुरंत। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गौरा उसका बोला कि कपड़ा जो, जब आदमी कपड़ा पहन लेता है तब तो वो बहुत बेकार लगता है, बदसूरत लगता है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे बोल रहे क्या लटजीरा चुग गए हो? गौरैया बोल पड़ी, लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। लटजीरा का अर्थ क्या होगा? लटजीरा का अर्थ होगा चिचका, एक पौधा। लटजीरा का अर्थ होगा लटजीरा, इसका अर्थ होगा चिचका कहते हैं इसको। एक तरह का पौधा होता है ये, एक तरह का पौधा, एक तरह का पौधा। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्या लटजीरा आज चुग गए, एक तरह के पौधे मतलब कि गौरैया बोली, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। कुदरती का अर्थ है यहाँ पे प्राकृतिक। कुदरती मतलब प्राकृतिक, जो उसका स्वाभाविक सौंदर्य है, खूबसूरती है, माने उसकी सुंदरता है, वह ढक जाती है। वो बोला, गौरा बोला गौरा बोला अब तू ही सोच, अभी अभी तो तेरी सुघड़ काया, सुघड़ माने सुंदर, काया एक एक कटाव मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आँखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। अब गौरा जो है अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उसे कहता है कि देखो तुम्हारी ये जो सुंदर काया है, सुघड़ मने सुंदर और काया मने शरीर, तुम्हारी जो ये सुंदर काया है वह, उसका एक एक कटाव मेरे सामने है। मतलब कि एक एक उस अंग प्रत्यंग इस समय मेरे सामने दिख रहा है। रोए रोए की जो सुंदरता है वो मुझे झलक रही है, वो तुम्हारी उससे जो है उसका तुम्हारा सौंदर्य झलक रहा है। अब अगर तुम मानुस, मानुस जो है तद्भव है, मानुस शब्द जो है तद्भव है और इसका तत्सम है मनुष्य। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले। सरापा का मतलब क्या होगा? सिर से पैर तक, सरापा, जिसका अर्थ क्या होगा? सिर से पैर तक। ठीक है। तो अगर तुम अपने को सिर से पैर तक इस समय ढक लोगी मनुष्य की तरह, तो तेरी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। मतलब तुम्हारी खूबसूरती जो इस समय दिख रही है वो तो ढक जाएगी, बेकार आँखों से ओझल हो जाएगी, आँखों से दूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गौरैया तब बोली कि कपड़े केवल सुंदर लगने के लिए ही नहीं पहने जाते, बल्कि मौसम की मार से बचने के लिए भी पहने जाते हैं। मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, इनका जो मतलब वो है, इनकी जो चोट है, मतलब सर्दी से बचाने के लिए खुद को, गर्मी से बचाने के लिए और बरसात से बचाने के लिए इंसान कपड़े पहनता है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर
जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी सकत भी जाती रही है। अब गौरा जो है अपनी बात को सही प्रमाणित करने के लिए बोलता है, तर्क देता है, एक के बाद एक तर्क दिए जाता है। अब वो अगला तर्क क्या दे रहा है कि कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी सकत जाती रहती है। सकत यानी शक्ति। सकत का अर्थ क्या होगा? सकत मतलब शक्ति। सकत का अर्थ होगा शक्ति। तो मतलब कह रहे हैं कि जैसे कि कपड़ा वो पहन के क्या होता है कि उसकी शक्ति सब नष्ट हो जाती है, उसके अंदर जो जाड़ा गर्मी बरसात यानी मौसम की मार को सहने की जो क्षमता है उसकी, वह समाप्त हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। और एक बात और ये तर्क देता है कि मतलब कि तुम समझती नहीं हो, ये कपड़े पहनने में बहुत झमेला है, लफड़ा है, मतलब बहुत परेशानी है। कपड़ा पहनने से पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। मतलब कि कपड़ा जो पहनता है, कैसा कपड़ा पहनता है, उस कपड़े को देख करके इंसान की क्या औकात है, इंसान के पास की शक्ति कितनी है, कितना धन है, ये पता चल जाता है, उसकी औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। और कपड़ा ही वो चीज़ है जिससे एक आदमी का दूसरे आदमी के की संपत्ति का, धन संपत्ति का पता चलता है। और मतलब कि ये समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति कितना धनी है, कितना गरीब है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरैया बोली। इस बात गौरे के दलील को सुनकर के गौरैया फिर से बोली कि इतना होने के बाद भी इंसान कपड़े पहनने से तो बाज नहीं आता, यानी कि इंसान कपड़ा तो पहनना नहीं छोड़ता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। कह रही है कि लोग जो है रोज नए नए कपड़े सिलवाते रहते हैं, नए नए लिबास माने पोशाक। लिबास का अर्थ क्या होगा? पोशाक। कह रहे हैं कि इतना होने के बाद भी लोग नए नए पोशाक सिलवाते रहते हैं। वह निरा पोंगापन है, पागलपन है, बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। निरा पोंगापन है का मतलब क्या है कि अगर ऐसा करता है तो वह पूरी तरह से बेवकूफ़ी है, पूरी तरह से मूर्खता है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उसे भी दस्ताने और मोजे पहनकर ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले। अब गौरा जो है अपनी बात पर अडिग ही रहकर ये कहता है कि अगर आदमी ऐसा करता है कि कपड़े पहनता है तो उसका मतलब उन लोगों का कपड़ा पहनना एक तरह से उनकी मूर्खता को दर्शाता है। गौरव बोला, यह निरा पोंगापन है। गौरव बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो, ये अपने बातों को और स्पष्ट करने के लिए कहता है केवल कि इसमें जो लिबास माने पोशाक पहन के मेरे अपने शरीर को ही नहीं ढकता, बल्कि जो उसको हाथ पैर मिलाए काम करने के लिए उसे भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पे जो सुंदर बाल हैं उसको टोपी से ढक लेता है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गौरैया तब बोली कि उसका भी मन टोपी पहनने का करता है। ठीक है। गौरैया जो है वह टोपी पहनने के लिए जिद करती जाती है और टोपी न पहनने के लिए बार बार तर्क देता है। गौरा कह रहा है कि इंसान के द्वारा
कपड़े पहनना जो है निरा पोंगापन है, यानी पागलपन है, मूर्खता है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर तो चलते फिरने, हाथ पैर जो उनको चलने फिरने काम करने के लिए मिला है उसको भी टोपी और दस्ताने से ढक लेता है। फिर वह जो उसको सुंदर लटें मिली हैं, बाल मिला है, उसको भी वह टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, वो कहता है कि हम लोग नंगे ही ठीक हैं, हमको इंसान की नकल नहीं करना है। उसे सिर पर टोपी कितनी उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। अब जो है एक तरफ गौरा टोपी न बनाए, न सिलवाए, न पहने, इस पर न सिल मतलब पहने गौरैया इस पर जोर दे रहा है। दूसरी तरफ गौरा जो है अपने धुन की पक्की ज़िद्दी, और वो बार बार ये कह रही है कि उसे टोपी अच्छी लगती है, उसे टोपी पहननी है। अब आगे जो है वो बोलती है कि मेरा भी मन टोपी पहनने का कर रहा है, मतलब कि उसका भी मन टोपी पहनने का कर रहा है, इसीलिए वो जिद पर अड़ी है कि उसे टोपी चाहिए ही चाहिए। अब गौरैया, टोपी तो पाएगी कहाँ? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है, एक टोपी के लिए कितनों की टाट उलट जाती है। अब यहाँ उसे मतलब कपड़े के बारे में वो न पहने इसकी चेष्टा करने के बाद भी जब गौरा नहीं मानती है तो उसे दूसरे तरह से समझाने की चेष्टा करता है। कह रहा है टोपी तो अब टोपी पहनने की तू जिद कर रही है, लेकिन टोपी पाएगी कहाँ? टोपी तुझे कौन देगा? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है, आदमियों का राजा जो है वह टोपी पहनता है। तुम इस बात को जानती हो? एक टोपी के लिए कितने टाट उलट जाते हैं, एक टोपी के लिए कितने टाट उलट जाते हैं, मतलब कितनों की राजगद्दी चली जाती है, कितने अपने पद से, अपने स्थान से हट जाते हैं, टाट उलट जाती है का अर्थ। तो जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। यहाँ इस टोपी को लेके मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो टोपी उछलना माने निंदा हो जाना, बुराई हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जरा सी चूक हुई कि नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, जरा सा गलती हुई नहीं कि टोपी लोग उछाल देते हैं, टोपी को उछाल दिया जाता है। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहननी पड़ती है। अपनी टोपी सलामत रहे यानी कि अपनी इज्जत, यहाँ टोपी से इज्जत का अर्थ लिया जाएगा। अपनी इज्जत सलामत रहे माने ठीक ठाक रहे, इसके लिए बहुत लोगों को टोपी पहनाना पड़ता है। टोपी पहनाना यहाँ ये भी मुहावरा है और इसका अर्थ होगा मूर्ख बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इज्जत को बचाने के लिए कितने लोगों को टोपी पहनानी पड़ती है, ये गौरा बोलता है। मेरी मान, तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा उसे मना करता है और बार बार मना करता है, अंत में कहता है कि मेरी बात मानो, तुम इस टोपी के चक्कर में मत पड़ो। टोपी चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार, इसीलिए शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। कह रहे हैं कि गौरा जो था वो समझदार था और इसीलिए वह जो है शक्की भी था, उसको डर लगता था, हर बात में शक करता था कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वैसा होगा तो वो हो जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जबकि गौरैया थी ज़िद्दी और धुन की पक्की। गौरैया जो थी वो स्वभाव से बड़ी ज़िद्दी थी और धुन की पक्की थी। ठान लिया सो ठान लिया, उसने अपने मन में ठान लिया कि उसे जो करना है तो उसने ठान लिया, उसे करके ही दम लेगी। उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, उसे ही जीवन का वो लक्ष्य मान लेती है कि मतलब उसे जीवन में ये काम करना ही है। जहाँ चाह वहीं राह, यहाँ पे ये बताती है कि जहाँ चाह वहीं राह। ये अपनी बात को वो करके मतलब एकदम स्थायित्व देने के लिए वो कह रही है कि यदि चाह है तो राह है, मतलब यदि हमारे पास इच्छा है तो हम कहीं ना कहीं से उसके लिए उपाय
करेंगे ही। फिर ये कह रही है कि मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। और जो इन लोगों का रोज का नियम था, ठीक है, उस नियम के अनुसार ये घूरे पर दाना चुगने निकले। इनका जो वो था रोज का, इनका नियम का था, उसी नियम के अनुसार ये रोज की तरह वह बात जो इन्हें हमेशा की तरह, मतलब हमेशा की जो ये काम करते हैं उसको यहाँ पे मामूल कह रहे हैं ना। तो मामूल के मुताबिक माने तरह, माने उनके रोज के नियम के तरह अगले दिन दोनों जो है घूरे पर दाना चुगने निकले। घूरे बोलते हैं कूड़े को, कूड़ेदान, है ना। तो कूड़े पर दोनों जो है दाना चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। दाना चुग रही थी कि उसे एक रुई का फाहा मिल गया, रुई एक मिल गई। और फिर मिल गया गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अब जो है वो एकदम प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और मिल गया करके खुशी के मारे उसी घूरे पर लौटने लगी, यानी धूल मिट्टी में वह लौटना शुरू कर दी। अरे क्या मिल गया रे, गौरे ने हिचकिचा कर कहा। गौरे ने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि क्या मिल गया तुझे। गौरे ने चिया कर कहा। चिया कर मतलब कि आश्चर्यचकित होकर। गौरा बोलता है कि क्या मिल गया। गौरैया ने गौरे से सामने रुई का फाहा मिल गया रोई टोपी का जुगाड़ मिल गया। और वो जवाब देती है कि टोपी बनाने का जो जुगाड़ है, माने जो टोपी बनाने के लिए उपाय है, वह उसे मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। अब गौरैया जो है वो रुई का फाहा उसके सामने धर देती है। रुई का फाहा माने रुई का थोड़ा सा टुकड़ा उसके सामने रख देती है। अब जो है गौरा, तेरे जैसा ही एक बावरा था, बावरा और था। गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। अब यहाँ पे गौरा जब सुना कि उसे रुई का फाहा मिल गया और वह टोपी बनाने के लिए वो बहुत ही क्या कहते हैं, इस समय एकदम वो हो गई थी, उत्साही हो गई थी। तो उसी पर गौरा क्या कहता है कि तुम्हारे ही तरह एक बावरा था, पागल, मैंने अभी रुई मिला नहीं और जब से जो है उसकी टोपी कैसे सिलवाएगी। ये आश्चर्य की भी बात है और थोड़ी मुश्किल भी बात है। इसी कारण गौरा जो है उसे फिर मना करने के उद्देश्य से कहता है कि तेरे जैसा ही एक बावरा और था। एक बावरा यानी पागल और था। गौरा बोला। रास्ता चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। वो रास्ते में चल रहा था कि उसे रास्ते में एक चाबुक दिख गया। अब चाबुक लेकर के वह चाबुक जो है वो बड़ा ही उम्दा और लचकदार, माने उम्दा माने बहुत अच्छा, मतलब उत्कृष्ट कोटि का, बहुत अच्छा था, लचकदार था। लचकदार मतलब जो है लचीला, है ना। तो यहाँ पे करे कि किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया था। और ऐसा प्रतीत होता था उस चाबुक को देख के कि वो किसी घुड़सवार के हाथ से वहाँ पे छूट के गिर गया है। चाबुक हाथ में जैसे ही उसके लगा तो वो बावरा सीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अब जो है चाबुक जब उसे मिल गया तो वह जो है फिर चिल्लाने लगा कि चीखने लगा, खुशी से कहने लगा कि अब हमको तो चाबुक मिल गया, अब 3 चीज़ बाकी है, घोड़ा लगाम और जिन। अब गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है। मतलब वो उदाहरण दिया एक चाबुक का, और उसके बाद कहा कि जैसे चाबुक मिलने के बाद घोड़ा लगाम और जिन तीनों को पाना बहुत कठिन है, उसी तरह रुई के फाहे को लेकर टोपी पहनना भी बड़ा कठिन है।
ठीक है। वो बोलती है कि बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। अब जो है वह कहती है गौरा को कि बस देखते जाओ कि कैसे इसके बाद टोपी बनती है। टोपी कैसे अब बन जाती है ये तुम बस देखो। अब वो रुई लेकर के एक रुई धुनने वाले के पास गई और बड़े मनुहार मने निवेदन पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक उससे कहती है कि भैया इस रुई को धुन दो। आज बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे आगे का अंश। धन्यवाद।